दिखावा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज 1 पॉइंट एजेंडा, एक ही मुद्दे के हवाले से बात करेंगे। 27वीं तरमीम कौमी असम्बली से भी मंजूर हो गई है और इसमें कुछ मजीद तरामीम भी की गई और अब ये तरमीम दोबारा जाएगी सेनेट में और फिर वहाँ से जो मजीद तरामीम की गई हैं उसमें चंद एक चीज़ें ऐसी हैं ख़ास तौर पर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे के हवाले से थी, क्योंकि कल हमारे प्रोग्राम में भी बात पॉइंट आउट हुई। उसके अलावा भी बहस हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं अब जूनियर कोर्ट तो नहीं बन गई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हुआ करते थे क्या सिर्फ वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बन के रह गए हैं। तो इस हवाले से एक तरमीम की है और कुछ दीगर मामलात हैं। बहरहाल ये तरमीम आज आप ये समझिए कि आइन का हिस्सा बन ही गई, बाज़ाब्ता तौर पे दोनों ऐवानों से मंजूर हो गई। अब प्रेसिडेंट ने इस पर दस्तखत करने हैं, फिर उसके बाद गज़ट का ये हिस्सा बन जाएगी। लेकिन 27वीं के मंजूर होते ही 28वीं तरमीम की बातें जो है शुरू हो गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी आज असेंबली में स्पीच के दौरान इसका जिक्र किया और कहा कि 18वीं तरमीम को रिवर्स करना, ये NFC के हवाले से कुछ चीज़ें करना, ये मुशावरत से ही होगा। कहा तो ये भी गया कि 26वीं भी मुशावरत से होगी, 27वीं भी मुशावरत से होगी, लेकिन एक ब्रॉड बेस्ड मुशावरत तो नहीं थी। PTI उसमें से माइनस थी, JUIFA उसमें से माइनस थी। तो क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी का असल खड़ाक 28वीं तरमीम पे शुरू होगा? क्योंकि 18वीं तरमीम को रोल बैक करना, किसी सूरत रिवर्स करना पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया है और NFC से भी छेड़छाड़ नहीं करवाने देना चाहती पीपल्स पार्टी। तो क्या असल जो खड़ाक है नून और पीपल्स पार्टी का 28वीं तरमीम पर स्टार्ट होगा? इस पर आज सवाल करेंगे। 27वीं का मुस्तकबिल क्या है? 26वीं की तरह इसके खिलाफ भी चैलेंज होना शुरू हो गया है। क्या ये अदालतों में दरख्वास्तें अब पड़ी रहेंगी? इन मामलात पर बात करेंगे और प्रोग्राम में आगे चल के अफगानिस्तान के मुद्दे को भी उठाएंगे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात का अब मुस्तकबिल क्या है। क्या एक ऑल आउट वॉर अगेंस्ट अफगानिस्तान इज नाउ ऑन द कार्ड्स? इज दिस द ओनली ऑप्शन या पाकिस्तान इसके अलावा भी कोई और ऑप्शन अडॉप्ट करेगा? प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं जी। डिबेट डिस्कशन क्वेश्चन आंसर्स के लिए मुझे ज्वाइन है एडवोकेट फैसल चौधरी साहब, बानी PTI के वकील हैं, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हुज़ैफा रहमान साहिब जो कि फेडरल कैबिनेट का हिस्सा भी हैं, थोड़ी ही देर में स्क्रीन पर भी आ जाएंगे। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर सरमद अली साहिब जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। एडवोकेट फैसल चौधरी साहब, 27वीं तो हो गई मंजूर और PTI ने वही गलती की जो सेनेट में की थी कि तरमीम की मुखालिफत में वोट नहीं दिया, लेकिन 27वीं को अब छोड़ दें। मेरे ख्याल है 28वीं की बातें हो रही हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि 26वीं 27वीं या 28वीं जो भी तरमीम आई है वो पाकिस्तान के लिए एक शातरीन दिन है। आज पाकिस्तान के आइन को एक बुलंद बाला इमारत से धक्का दे के उसको पारा पारा कर दिया गया है। पाकिस्तान का आइन जो है उसमें और जंगल के कानून में शायद कोई फ़र्क नहीं रह गया है। जिस तरह से मामलात को डील किया गया है, जुडिशरी का एस्पेक्ट हो और मैं इम्यूनिटीज़ जिस तरह से एक्सटेंड की गई हैं, ये बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल बातें हैं और इसमें अवामी मफाद का कोई लेन देन नहीं है। ये प्योर अपने इक़्तिदार को जो है उसको दवाम बख्शने के लिए, उसको खींचने के लिए दोनों जमातों ने सियासी इक़्तिदार को अपने इक़्तिदार के लिए पस डाला है और आइन और कानून को पस डाला है। और सुप्रीम कोर्ट जो कि अवाम की अदालत होती है, देखिए जो जुडिशरी है वो अवाम की अदालत होती है और इसको COD के जो बाकी नुकात हैं COD को मिस इंटरप्रेट करके किया गया। वहाँ पे भी ये आईनी अदालत का इस तरह से तज़किरा नहीं है। अच्छा, तो कैसा था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो क्लॉज इसको डील करती है वो 6 साल के लिए एक आईनी अदालत बनाने का इंदिया दिया गया था, लेकिन उसका प्राइमरीली जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जनरल मुशर्रफ की गई तरमीम और जहां हक की जो की गई तरमीम है उसको रिवर्स किया जाए, लेकिन वो फिर 18वीं तरमीम में वो सब रिवर्स हो गई तो उसकी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए डिस्कार्ड कर दी गई, वो नहीं बनाई गई। 2025 में जिस तरह से जजेस के ट्रांसफ़र के ऊपर सॉल्ट किया गया है, अदालतों के अंदर पहले एक बेंच बनाई गई, फिर उसके बाद एक नई अदालत बनाई गई, जजेस का क्राइटेरिया नहीं दिया गया है और ये कहा गया जी बड़ा वो जी बर्डन है। बर्डन अगर लोगों का अपने लिटिगेशन का हल करना है
وہ تو پھر ڈسٹرکٹ کورٹس میں 85% پینڈنگ لیٹیگیشن ہوتی ہے، وہاں پہ ریفارمس تو ہے نہیں. اسی طرح سے آپ نے جو لوکل گورنمنٹ تھا جو کہ عوامی مفاد کا مسئلہ ہے، جس کو ایک ایم کیو ایم کی تجویز بھی تھی، جو ایم کیو ایم کی تجویز تو ہے، لیکن وہ تو شہری علاقوں کی ہے نا. تو 28ویں میں آ جائے گا، آرٹیکل 7 28ویں میں آ جائے گا. نہیں 28ویں پہ آئے یا 29ویں میں آئے وہ تو ڈیفینیٹلی، لیکن اتنی 27ویں کو جلدی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج 28ویں میں جو لا رہے ہیں تو 26ویں میں بیٹھ کے 27ویں میں بیٹھ کے ایک آپ کمپریہنسولی گفتگو کر لیتے اور اس کو ساتھ میں شامل کر لیتے. یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، اس کا ظاہر پیپلز پارٹی ہی جواب دے سکتی ہے. سینٹر سرمد علی صاحب سر، تھینک یو ویری مچ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اٹس اے پلیئر، اٹس این آنر. 27ویں تو چلے ہو گئی منظور، 28ویں کی اب باتیں ہو رہی ہیں. وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ مشاورت سے کریں گے، لیکن وہ کرنا ضرور چاہ رہے ہیں. این ایف سی کا ایوارڈ کچھ تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں، صوبوں سے اختیارات واپس لینا چاہ رہے ہیں. تو جو اصل کھڑاک ہے نون اور پیپلز پارٹی کا، وہ 28ویں پر شروع ہوگا. دیکھیں جب 28ویں آئے گی تو تب ہم بات کریں گے. ابھی تو 28ویں آئی نہیں سر، ایسا ہی ہوتا ہے. لیٹ اس کراس دا برج وین وی کم ٹو اٹ. لیکن 2-3 چیزیں. ایک تو دیکھیں کانسٹیٹیوشن از ویری کلیئر کہ صوبوں کا شیئر بڑھایا جا سکتا ہے، کم نہیں کیا جا سکتا. تو کانسٹیٹیوشن اس معاملے میں بہت کلیئر ہے. تو اسی کو تبدیل کر دیں گے. جو دوسری بات جو ہے سبجیکٹس جو ویریس منسٹریز لینے کی، اس کے حوالے سے آئی تھنک چیئرمین سینٹ نے پرسوں بڑی اچھی تجویز دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ جی یس پاپولیشن از اے ٹیکنگ ٹائم بامب. اینڈ تو جو پاپولیشن کا ایشو ہے یا جو ایشو ہے تو یہ ان ایشوز کو ہم بیٹھ کے کونسل آف کامن انٹرسٹ میں ان کو بیٹھ جائیں اور ان کے حوالے سے جو بھی کنسنسس کریٹ ہوتا ہے صوبوں کے درمیان وہ کر لیں. سو آئی تھنک دیٹس اے ویری گڈ سولوشن. لیٹ دی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ سیٹ ڈاؤن اینڈ ڈیسائڈ کہ جی پاپولیشن کے حوالے سے کیا کرنا ہے یا نیشنل کریکولم کے حوالے سے کیا کرنا ہے، وہ بیٹھ جائیں اور اس کے اوپر فلیکسیبلٹی ہے. کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے بھی آج بات کر لی، انہوں نے کہا جی مشاورت سے ہوگا. ہم صوبوں سے میرے خیال میں اس کے اندر کوئی فلیکسیبلٹی والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جب آپ یا کوئی انفلیکسیبل ہونے والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جس وقت آپ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں بیٹھتے ہیں نا، تو وہاں پہ آپ صوبوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں کہ جی یہ پاپولیشن کا ایک ایشو ہے، اس کے اندر چاروں صوبے اور وفاق مل کے کس طریقے سے ایک دوسرے کی ایفرٹس کو کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ایک دوسرے کی ایفرٹس کو کمپلیمنٹ کر سکتے ہیں. سملرلی نیشنل کریکولم کی جب بات ہوگی تو صوبے آپس میں بیٹھ کے طے کر سکتے ہیں کہ جی کیا چیز کریکولم میں آنی ہے، اور وہ کنسنسس کے ساتھ. معاملہ یہ ہے کہ 26ویں آئی اچانک آ گئی، 27ویں آئی اچانک آ گئی، تو 28ویں بھی غالباً ایسے ہی ہلکی باتیں آنا شروع ہوتی ہیں. میرے خیال میں اچانک تو نہیں آئی. 26ویں بھی اچانک نہیں آئی. 26ویں کے اوپر کوئی 1.5-2 مہینے بحث ہوئی، ادھر ادھر کی باتیں ہوئی 26ویں کے اوپر. اسی طریقے سے آ جانے کے بعد 27ویں نہیں، اس سے پہلے بھی بات چیت ہوئی. اس سے پہلے لوگوں نے بات کرنا شروع کی. چیئرمین بلاول بھٹو جو ہیں وہ مختلف بار ایسوسیشنز میں گئے اور انہوں نے وہاں جا کے اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے پریزنٹ کیا کہ کیوں ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات کرتے ہیں یا کانسٹیٹیوشنل بینچ کی بات کرتے ہیں. کانسٹیٹیوشنل بینچ کے حوالے سے وہ اور آپ کو معلوم ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ اس لیے کریٹ کیا گیا تھا کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے اس وقت کہا تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ راضی ہے لیکن کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ راضی نہیں ہو رہی، تو اس لیے کانسٹیٹیوشنل بینچ کریٹ کیا گیا تھا. اس کے بعد پی ٹی آئی جو ہے وہ اس سے بھی منحرف ہو گئی ایگری کرنے کے بعد کمیٹی کے اندر کہ جی ہم تیار ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اوپر، وہاں سے بھی منحرف ہو گئے. تو پھر جب وہ جو اس کا جو ریزن تھا جب وہی نہیں رہا تو پھر وائی ناٹ دی کورٹ اٹ سیلف. 26ویں میں چیزیں رہ گئیں وہ 27ویں میں کی گئی. 27ویں میں جو چیزیں پیپلز پارٹی سے رہ گئیں پھر آپ کو مائنس کر کے 28ویں آ جائے گی. نہیں ضروری نہیں کہ آئے کیونکہ اس لیے کہ آ نہیں سکتی پیسوں کے علاوہ ہر چیز پہ بات ہو سکتی ہے. این ایف سی ایوارڈ کے علاوہ 2 چیزیں جو ہے نا، ایک چیز اور میں کلیئرفائی کر دوں، وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ 27ویں کے اوپر بات ہو سکتی ہے، 28ویں کے اوپر بات ہو سکتی ہے. 28ویں کے اوپر جب آپ نے کہا کہ 28ویں جو ہے وہ آپ کی مرضی کے بغیر آ جائے گی. نہیں، آ نہیں سکتی، اس لیے کہ اگر 2/3 میجورٹی چاہیے تو پیپلز پارٹی کے بغیر 2/3 میجورٹی نہ نیشنل اسمبلی میں ہوتی ہے نہ سینٹ میں ہوتی ہے. کوئی اور حربہ نکل آئے گا؟ کیسے نکلے گا؟ لکھ لیجئے کیسے نکلے گا کہ پیپلز پارٹی ہاتھ باندھ کے
वोट देगी। 28वीं को भी वोट देगी। 28वीं, नहीं, कोई 29वीं, नहीं, 230वीं। 28वीं में अगर कोई ऐसी चीजें होंगी जो हम चाहते हैं कि हो तो बिल्कुल वोट देंगे। 29वीं आएगी जिसके अंदर कोई चीजें ऐसे आएंगी जो हम देंगे बिल्कुल। उसके बाद वो तौक उतार दिया जाता है और कोई ऐसी चीज हो जिसमें हम वोट दें, जिसमें हम जिसके हक में होंगे 28वीं तरमीम में, तो हम यकीनन वोट देंगे। देखेंगे। जरा ये हुज़ैफर रहमान साहब से पूछ लें, वज़ीर आज़म साहब के बड़े करीबी हैं, बड़े करीबी साथी भी हैं, माशाल्लाह फेडरल कैबिनेट का हिस्सा भी हैं। हुज़ैफर रहमान साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। 27वीं की बातें मेरा ख्याल है कि अब पीछे चली गई। वज़ीर आज़म साहब ने खुद भी आज डोल डाल दिया, इस बहस का आगाज़ कर दिया कि जी NFC अवार्ड और सूबों के इख्तियारात वापस लेना, विफाक को देना, इस पर बात होगी तो मुशावरत से होगी। यानी कि वज़ीर आज़म साहब ने खुद भी 28वीं का इंदिया दे दिया है। तो असल खड़ाक जो नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान होगा वो 28वीं पे होगा। जी बहुत शुक्रिया मिस गरीदा। एक तो कोई खड़ाक नहीं होगा, अच्छा, कोई 1 2 3 नंबर का फर्क नहीं है कि पीपल्स पार्टी नाराज हो जाएगी तो हम खुद वो नंबर जो है आजाद लोग साथ जुड़ जाएंगे या कोई और जमात साथ जुड़ जाएगी और तरमीम हो जाएगी। हाँ। पीपल्स पार्टी के बगैर एक तो कोई तरमीम हो नहीं सकती। ज़ाहिर नंबर गेम इतना फर्क है कि आप 70-75 वोट कैसे मैनेज करेंगे नेशनल असेंबली में, और इसी तरीके से सेनेट में पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। एक और बात में आप गोशगुजार यानी कि आप कंफर्म कर रहे हैं कि 28वीं लाजमन लानी है। जी मैं उस पर भी आ रहा हूँ, मैं मुकम्मल बात करूंगा, कोई ढकी छुपी बात नहीं रखूंगा, उसमें कई खबरें होंगी। पहली बात तो ये कि कई चैनल्स पर बात हुई, मैं भी नहीं कर पाया, लेकिन अभी मुझे ख्याल आया कि मैं आपके गोशगुजार कर दूं कि बार बार बात होती है कि 18वीं आईनी तरमीम पे 1.5 साल काम हुआ था। ये 1.5 साल काम 18वीं आईनी तरमीम पे इसलिए हुआ था कि पीपल्स पार्टी और PMLN 10 साल तक सिस्टम से बाहर रहे थे और 2008 में सिस्टम का हिस्सा बने। सितंबर अगस्त में जनरल मुशर्रफ को फारिग किया, उसके बाद 9 और दिन 10 में तरमीम आ गई। 2010 से लेकर 2025 तक हम इस इंतजार में थे कि 26वीं आईनी तरमीम होती या कोई आईनी तरमीम होती जिसमें आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाते, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनवा दिया हमसे 26वीं आईनी तरमीम में। 2010 में आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी और हमारे कनपट्टी पे बंदूक रखकर कहा गया जुडिशरी की जानिब से कि आप जो है हमारी मर्जी की जुडिशियल कमीशन की कंपोजिशन करें, और एक फर्द वाहिद को अख्तियार दे दिया गया वो जिसको चाहे सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का जज बना दे। आपको याद होगा कि उस वक्त हमें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने से रोका गया और कहा गया कि अगर आप बनाएंगे तो हम इसको टर्न डाउन कर देंगे। एक तो ये कहना कि रातों रात हुए, ये हमारी 15 साल की रियाजत है। और साकिब निसार ने जब फारिग किया मियां नवाज शरीफ साहब को, और उससे पहले इफ्तिखार चौधरी ने इस वक्त गिलानी साहब को फारिग किया, तो इस पे काम जारी था। इस पे इतनी अरकरेजी हमने की हुई थी कि आप लोगों को ये लगता है कि हमने 1 या 1.5 महीने में अचानक से जिन जो है वो बोतल में से निकाल लिया, हालांकि ऐसा नहीं है। इस पे हमारा वर्क मौजूद था। हाँ, ये जरूर है कि 26वीं आईनी तरमीम में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी हमारे साथ थी इस मौकफ पे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बने, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हमारा मुसव्वदा ये कहता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बना दें। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस में जो लोग काम कर रहे हैं उन जजेस ने ये नुक्ता नजर उठाया, बार बार लीगल प्रोसीडिंग के दौरान उन्होंने बात की, जिस अमीनुद्दीन खान के स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड है कि जो रोस्टर ऑफ सिटिंग है, अख्तियार मेरे पास होना चाहिए, बेंच बनाने का अख्तियार भी आईनी बेंच या आईनी कोर्ट के पास होना चाहिए। तो उस रोशनी में लीगल फर्टिलिटी की भी राय यही आई कि आप ये नहीं हो सकता कि दोनों को आपस में ओवरलैप कर दें, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। तो उस रोशनी में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दी है। अब उस पे एक बिन डेविस एडवोकेट मैं खुद बात कर देता हूँ। नुक्ता नजर ये आता है कि जी ये तो आटे में नमक के बराबर है, सियासी और पॉलिटिकल केसेस बिल्कुल आटे में नमक के बराबर है। तादाद अगर 1.5 लाख है पेंडेंसी की, उसमें 500 केसेस ये होंगे। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि हफ्ते में 5 वर्किंग डेज होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, महीने में 20 वर्किंग डेज होते हैं। 15 दिन तो ये सियासी और आईनी मुकदमात गुजार देते हैं, क्योंकि उसमें बड़े बड़े नाम वकील होते हैं, बड़े बड़े फेसेस होते हैं फैसल चौधरी साहब की तरह, ताकि जब उनका फेस देखती हैं अदालतें तो उनके केसेस में लंबी पेशियां नहीं देती। वरना आम गरीब आदमी की तो मर्डर ट्रायल की अपील लगी हुई हो, वो तो 3 साल उसकी पेशी नहीं आती। अगर रेवेन्यू का कोई केस हो, सिविल कोर्ट से अपील सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, 13-13 साल पेंडेंसी चली जाती है। तो हमने ये किया कि जो आटे में नमक के बराबर केसेस हैं लेकिन वक्त वो 90% ले जाते हैं, उनको हमने कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ दे दें। सुप्रीम कोर्ट जो है बाकी इसी पर हुज़ैफर साहब ये बात जरा लंबी हो जाएगी, इसी पे दूसरा व्यू पॉइंट ये भी है ना, जिनके साथ आपने मुशावरत ही नहीं की, PTI, मौलाना फजलुर रहमान वगैरह वगैरह, वो कहते हैं कि जो बल्क ऑफ द केसेस है वो तो पेंडिंग पड़ा है लोअर जुडिशरी में, वहां तो रिफॉर्म्स कोई भी नहीं करता। वो जुडिशरी के अंदर से ही होने हैं लेकिन कोई भी रिफॉर्म्स वहां तक नहीं करता। फिर दूसरा, सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से ना सिर्फ टूथलेस बना दिया गया बल्कि उसको एक तरह से कल भी आबिद जुबैरी साहब कह रहे थे कि जूनियर कोर्ट बना दिया गया।
کہ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के फैसले तो बाइंडिंग होंगे सुप्रीम कोर्ट पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाइंडिंग नहीं होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे, तो कौन फिर सुप्रीम बन गया यहाँ पे? देखिए, दो बातें हैं इसमें। पहली बात तो ये है कि जो बल्क ऑफ द केसेस हैं जो सिविल कोर्ट या सेशन कोर्ट्स में पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनकी पेंडेंसी की वजह ये है कि आप हाई कोर्ट में अगर रिट फाइल करते हैं कि मेरा जो सिविल सूट पेंडिंग है उसका 90 डेज में फैसला कर दें, हाई कोर्ट ऑर्डर तो कर देती है, लेकिन उस ऑर्डर की फर्दर जो है इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से ना कोई इकदामात होते। जब सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को ये अंदाजा होगा कि हमारे ऊपर अब कोई सियासी मुकदमात का प्रेशर नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का कॉन्स्टिट्यूशनल मुकदमात एडवोकेट का फैसल, प्रेशर आपकी नहीं इस है। बात से एग्री नहीं करते और सेंटर सरमद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, तो मैं जरा हुजैफा साहब जरा सेंटर सरमद साहब जी, मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, अगर आप देखें तो ये कहना कि जी एकदम आ गई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को, तो चलिए एक साइड पर आप छोड़ देना, 2005-6 की बात है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने 2008, 13, 18 और 23 तमाम जो हमारे मैनिफेस्टोज थे, इन तमाम मैनिफेस्टोज में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की डिमांड की है। तो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप ये कहें कि जी जो आपने वादा किया था लोगों के साथ और जो डिमांड आपने की थी आवाम के साथ उसको पूरा मत करें, तो आई डोंट थिंक दैट्स फेयर। जो भी एज ए पॉलिटिकल, और मेरे ख्याल में ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पर तैयार हैं, इनको कोई मसला नहीं है, इनको मसला क्या है? मैं बताता हूँ क्या मसला है इनका। मसला क्योंकि इनके बानी ने साइन किया हुआ है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। मसला ये है कि इनको जजेस चाहिए अपनी मर्जी के, वो जो बाकियात है ना जजों की रह गई, वो चाहिए, वो बैठा दें आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, ये धमाले डालेंगे, ये धमाले डालेंगे, खुश नहीं होंगे, धमाले डालेंगे, ये कहेंगे हमारी तो बात पूरी हो गई। जी आजकल फॉर्म में ये रहते हैं ये सारे, इनको रिफॉर्म होने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि हुज़ैफा ये कह रहे हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान की रिकमेंडेशंस पे 27वीं तरमीम आई है और उन्होंने कहा कि ये बेंच में जो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दी या स्टेटमेंट, जाए तो स्टेटमेंट नहीं देते, पहले दफ़ा मैं सुन रहा हूँ कि उनकी रिकमेंडेशन पे 27वीं तरमीम आई और उन्होंने कहा कि मेरे इख्तियारात कम है, इसको ज़्यादा किया जाए। तो ये तो बड़ी अजीब बात है। ये तो पर्सन स्पेसिफिक या किसी की डिमांड पे, अगर जजेस की डिमांड पे लेजिस्लेशन की गई है तो ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल बात है। हुज़ैफा अगर सही कह रहे हैं तो। दूसरी बात यह है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो कि ये आसमानी सहीफ़ा तो उन्होंने साइन किया, उसमें सिर्फ ये तो नहीं था, उसमें तो बहुत सारी और चीज़ें भी थी जिसमें लोकल गवर्नमेंट भी थी, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन था, जो कि मैंने कहा ना कि पैसों के अलावा ये हर बात करेंगे, क्योंकि एनएफसी में चला जाता है सूबों को हिस्सा, सूबों से ज़िलों को नहीं जाता। वहाँ पे चीफ मिनिस्टर सारे हैं वो बैठ जाते हैं। अब ये वहाँ पे रिफॉर्म्स करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट को भी इसलिए साइड लाइन पे रखा गया। आज तक 2008 से 2009 तक से आज तक इन्होंने जब भी कोई पहली 18वीं तरमीम के बाद 26वीं 27वीं तरमीम आ रही है ना, तो बीच में तकरीबन 10 तरमीम हो गई, 9। कब इन्होंने मुतालबा किया आईनी कोड बनाने का नून ने और पीपल्स पार्टी ने? वो कह रहे हैं कि साइलेंट डेलिब्रेशंस चल रही थी। नहीं, साइलेंट डेलिब्रेशंस कोई डेलिब्रेशंस नहीं होते हैं। नहीं, हाँ। उन्होंने कहा कि हमारी कनपट्टी पे बंदूक रख के, सर एक मिनट समझ इजाजत दीजिएगा, कि हमारी कनपट्टी पे बंदूक रख के तो 19वीं करवाई, तो वो कनपट्टी पे बंदूक नवाज शरीफ के कंधे इस्तेमाल करके रखी गई थी। काला कोट पहन के इफ्तिखार चौधरी के सामने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब गए थे। हुज़ैफा साहब इस पे जरा कमेंट कीजिएगा। और गिलानी साहब की जो इक़्तिदार है या उनकी जड़ों में बैठने वाली क्विकली इस पे कमेंट कीजिएगा ताकि मैं ब्रेक पर जाऊं। वो कह रहे हैं कि अगर आपने जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की फरमाइश पे किया है तो ये तो और भी ऑब्जेक्शनेबल है। दैट्स व्हाट यू सेड, राइट? जी, मेरी सारी गुफ्तगू आपने भी सुनी है जी, आपके व्यूअर्स ने भी सुनी है, मैंने ऐसी कोई बात भी नहीं की। फैसल चौधरी साहब एक जिम्मेदार आदमी है। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की किसी जज को मलाइन करना, मैंने ये कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद लीगल फर्टिनिटी की तरफ से, इवन के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के जजेस की तरफ से भी ऐसी जो है वो ऑब्जर्वेशंस और ऐसे उनके रिमार्क्स सामने आए जिससे अंदाजा हुआ कि यानी उसके रिमार्क्स सुन के आपने आइनसाजी कर दी। शाबाश। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने अपने केस को मजबूत किया है इस हवाले से कि हुजूर आपने अपना केस काफी डैमेज कर लिया है इसके बाद। आप ये कह रहे हैं कि वो देखें डैमेज हुआ है या डैमेज नहीं हुआ इसका फैसला व्यूअर करेंगे, लेकिन आप ये कह रहे थे कि हमने इस पे डेलिब्रेशन नहीं की। इसका फैसला कौन पे छोड़ते हैं? एक ब्रेक लेते हैं। इसका फैसला कौन पे छोड़ते हैं? मेरी 30 सेकंड दे, 30 सेकंड प्लीज। हमने मौलाना फजल रहमान साहब से मुशावरत की, उन्होंने हमें इनकार कर दिया। उसके मौलाना फजल रहमान साहब के बाद हम आपके पास आना चाहते थे, आपने हमें वैसी ट्विटर हैंडलर के जरिए बता दिया कि हमने इसमें मुशावरत भी नहीं करनी। और हमने बाकी जो हम क्यों गुनाह में शामिल हो सर?
गुनाह आपके सर पे है, आपने आइन को तहत तय किया है। जिस तरह से हुज़ैफा जूलियस साहब, सीजर सेनेट की ये लाइव प्रोग्राम सीढ़ियों है। पे मर्डर हुआ, आपने आइन पार्लियामेंट में मर्डर कर दिया है। ये लाइव प्रोग्राम है, तो ब्रेक लेनी है, तो कमर्शियल अगर कोई लेट हो रहा है तो फिर हुज़ैफा रहमान के खाते में, हुकूमत में, इनके खाते में जाएगा। हुज़ैफा साहब, आपकी इजाजत से एक ब्रेक लेने दे, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नहीं, ऑन एयर जाना चाहिए। ये हुज़ैफा साहब जो कह रहे हैं, ये बात ऑन एयर जानी चाहिए। ये सुनवाएंगे हुज़ैफा साहब। जी हुज़ैफा साहब, मैं वही कह रहा हूं, मैंने कहा आपका रेट बढ़ा देंगे जो हमारी वजह से कम हो रहा है, वरना मैं जाती जेब से दे दूंगा। मेरी बात पूरी होने दें। जो फैसल चौधरी साहब ने मुझ पे तोहमत लगाई है, उस तोहमत को मैं क्लियर करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट या किसी जज की फरमाइश पे नहीं, हमने सब स्टेक होल्डर्स की राय जानने के बाद ये तरमीम की है। हो गया क्लियर। सर, जो बोल ज़बानों निकल गया वो तीर कमानों निकल गया। हुज़ैफा साहब, वैसे ये कहा नहीं, मर्जी है, नहीं कहा था। आपकी मर्जी है। अच्छा चले, आप ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हैं। ब्रेक के बाद इस डिबेट को आगे बढ़ा लेते हैं। शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे पाक अफगान ताल्लुकात के हवाले से, खासतौर पर पाकिस्तान में दो बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात। एक तो इस्लामाबाद में फितना अल खवारिज यहाँ तक पहुँच के खुदकुश हमला करने के काबिल कैसे हो गए, और दूसरा वाना में कैडेट कॉलेज पे हमला जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बेहतरीन तरीके से नाकाम बना दिया। क्या अब अफगानिस्तान के साथ खुली जंग का मौका आ चुका है, इस पर बात करेंगे। और अब मुस्तकबिल क्या है पाक अफगान ताल्लुकात का। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, साबिक कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम जनरल मोहम्मद सईद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पर। सर, एक तो मैसेजिंग क्या है, बिकॉज होम मिनिस्टर ने भी कल बार बार इस बारे में बात की कि मैसेजिंग काफ़ी ज़्यादा है जो इस्लामाबाद में ख़ासतौर पर सुसाइड अटैक हुआ है आफ्टर मोर देन अ डेकेड, कि इस्लामाबाद के सेंटर में इस तरह का खुदकुश हमला कैसे पहुंच गए फितना अल खवारिज जहाँ तक, फिर एक ही दिन में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के दो बड़े वाक़यात। तो पाक अफगान ताल्लुकात को लेके क्या पाकिस्तान अफगान तालिबान रजीम के साथ ताल्लुकात को लेके क्या पाकिस्तान को अपने पॉलिसीज इक़दामात मज़ीद सख्त करने हैं? देखें, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर की नेचर है, जो वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो वहाँ पे नेचर ऑफ टेरेन है, उसकी समझ पाकिस्तान से बाहर भी बहुत कम है और कहीं कहीं पाकिस्तान के अंदर भी उसके बारे में काफी इबहाम पाया जाता है। जी। मैं दो यहाँ पे मिसालें देना चाहूंगा। जो मेक्सिको और अमेरिका के दरमियान बॉर्डर है, उसमें जितनी भी टेक्नोलॉजी लगाई जा सकती है, जितनी भी ऊंची दीवार बनाई जा सकती है, अमेरिकन प्रेसिडेंट का पहली टर्म में बड़ा फोकस रहा उस पर, उन्होंने सब कुछ करके देख लिया। लेकिन क्या आज भी वो बॉर्डर मिसयूज नहीं हो रहा? अच्छा, दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के जब आप ये वेस्टर्न बॉर्डर की बात करते हैं जो अफगानिस्तान के साथ है, तो इसमें जो पाकिस्तान से बाहर भी आपको लोग सुन रहे हो, उनको ये पता होना चाहिए कि इसकी लेंथ है जितनी लेंथ ब्रसल्स जो बेल्जियम का कैपिटल है वहां से लेकर मॉस्को तक है। और इसमें जो टेरेन की नेचर है वो इस तरह के 18,500 से लेकर ऊंचाई के पहाड़ हैं नॉर्थ में, और जैसे जैसे आप बलूचिस्तान की तरफ जाते हैं तो प्राइम डेजर्ट भी आते हैं, और हर किलोमीटर के अंदर आपको बेशुमार रिवाइंस और बेशुमार कटिंग्स और ऐसे एरियाज मिलते हैं जहां से छुप के गुजरा जा सकता है। तो पाकिस्तान ने इसके ऊपर काफी एफर्ट भी की है पिछले चंद सालों में, फेंस भी लगाई है, डिप्लॉयमेंट भी काफी की है, लेकिन इससे क्रॉस करके कोई टेररिज्म का इवेंट करना, किसी एक आध सुसाइडर को पुश कर देना, ये पॉसिबिलिटी आज भी है और रह भी सकती है, जब तक कि हम बॉर्डर पे अपने कंट्रोल बहुत टाइट नहीं करेंगे फॉर्मल क्रॉसिंग वाले में। अभी वहां से अगर 20, 25, 30 हजार का इनफ्लक्स डेली आता रहे, जैसा कि वन डॉक्यूमेंट रजीम और पासपोर्ट की कंडीशन लगाने के बाद भी रहा है, तो उसमें ऐसा भी हमने देखा कि कुछ लोग टेररिस्ट जो हैं वो खवातीन के साथ ग्रुपों में भी आ जाते हैं। तो ये यकीन करना कि कोई बंदा उधर से आ ही ना सके, ये इसके मुमकिनात कम है। लेकिन जिस तरह से फ्री मूवमेंट उनको पहले मिल रही थी, अगर आप पिछले एक साल के स्टेटिस्टिक्स देखें, कुछ 1700 के करीब लोग जो बॉर्डर क्रॉस करके आए या करते हुए मारे गए हैं, बीएलए के भी और टीटीपी पे भी। और इसको आप पिछले सालों से कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि बहुत अच्छी प्रोग्रेस है ये। तो जो फोर्सेस कर सकती हैं वो कर रही हैं।
अब चाहिए क्या, जिसने भी बॉर्डर क्रॉस किया, जहां से भी क्रॉस किया, चाहे वो मोटरसाइकिल पे था चाहे वो गाड़ी पे था, क्या वो एक ही हॉप में इस्लामाबाद के जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पे पहुंच गया? ऐसा नहीं है। उसने क्रॉस करने के बाद या कहीं से भी मूव करने के बाद कहीं रात गुजारी होगी, कहीं पे उसको रास्ते में फैसिलिटेशन मिली होगी, कहीं पे उसको पिंडी या इस्लामाबाद में फैसिलिटेशन मिली होगी। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि इस तरह की वॉरफेयर या इस तरह की मुश्किल में जब कोई सोसाइटी मुआशरा आ जाए तो वहां सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनका लीड रोल होता है, लेकिन सारा रोल उनका नहीं होता। मुआशरे को भी एक रोल प्ले करना पड़ता है। और कहने को ये बात बड़ी आइडियल सी लगेगी, लेकिन और नामुमकिनात में से भी लगेगी, लेकिन इस तरफ हमें भी सफर करना शुरू कर देना चाहिए कि शहरों में रहने वाले, देहातों में रहने वाले, हर जगह पर रहने वाले कम से कम अपने दाएं तरफ और अपने बाएं तरफ एक घर की जिम्मेदारी उठाएं। और जब भी उनको लगे कोई मशकूक एक्टिविटी है, कोई गाड़ी मशकूक है, कोई बंदा एक नया आ गया, तो कम से कम किसी को इतला करने की, उस पर गौर करने की कोशिश करें। एक पार्टिसिपेशन चाहिए पूरी सोसाइटी की इस मनेस को हमेशा के लिए खत्म करने की। राइट। अब ये किया क्यों गया? किया तो साफ जाहिर है कि पॉलिटिकल लीडरशिप को, मिलिट्री लीडरशिप को प्रेशर में डालने के लिए कि शायद लोग एकदम खौफ में आएंगे, सोसाइटी के अंदर एक पैनिक आएगा, और उस पैनिक की वजह से जो भी इकदामात पॉलिटिकल लीडरशिप ले रही है और गवर्नमेंट ले रही है और आर्म फोर्सेस दे रही है अफगानिस्तान, टीटीए के मतलब, टीटीपी के मतलब, शायद पाकिस्तान उसको रीथिंक करके उसमें तब्दीली ले आएगा। और इनको जो बैक करने वाले हैं, जो क्रॉस करके आए, जो फंडिंग करने वाले हैं इंडिया, जो उनको सस्टेन करने वाले हैं, उनके अहदाफ में ये भी शामिल है कि जो पाकिस्तान में एक सेम्बलेंस ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नजर आ रही है, पाकिस्तान का एक परसेप्शन डोमेन में प्रोफाइल बहुत बढ़ रहा है एक्सटर्नली, उसको अंडरमाइन करने के लिए इस तरह के हरबे वो इस्तेमाल कर रहे हैं। राइट। जनरल साहब, कुछ मजीद सवाल भी आपसे करने हैं, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त, लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। वापस आएंगे, जनरल मोहम्मद सईद साहब से कुछ मजीद सवाल भी करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में मौजूद है हमारे साथ साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, साबिक को कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद साहब। सईद साहब, इस वक्त जो पाक अफगान ताल्लुकात की नौयत है, बल्कि ये कहा जाए कि पाकिस्तान के अफगान तालिबान रजीम के साथ ताल्लुकात की जो नौयत है, इसमें कोई बेहतरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। कितने ही टॉक्स के राउंड्स हो चुके, दोहा में हुए, इस्तांबुल में हुए। अफगान तालिबान रजीम तस्लीम करते हैं, ऑफिशियली भी तस्लीम करते हैं, इन राइटिंग अगरचे नहीं करते, कि अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के लिए। फिर कल दो जिस किस्म के वाक़यात हुए, इस्लामाबाद में दहशत गर्दी का एक बड़ा वाक़या, उसकी अपनी इम्प्लिकेशंस हैं, उसकी सिक्योरिटी की इम्प्लिकेशंस, उसकी जो मैसेजिंग है दुनिया भर को दी जा रही है, एक नाकाम ही सही लेकिन कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान एक अनसेफ कंट्री है। पुलवामा में जिस तरह जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम तो बना दिया, डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अब अफगानिस्तान के साथ खुली जंग का वक्त आ गया है। तो आप समझते हैं कि हॉट परसूट के लिए अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान एक खुली जंग की सूरत में, एक कन्वेंशनल वॉर की सूरत में, या आप समझते हैं कि पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के साथ एक ऑल आउट वॉर में जा सकता है या जाना चाहिए, वक्त आ गया है, या इसके अलावा पाकिस्तान कोई और ऑप्शन अडॉप्ट करना चाहिए? मेरे ख्याल में एक ऑल आउट वॉर की ना ही जरूरत है, ना ही ऑल आउट वॉर की पॉसिबिलिटी है। देखिए, अफगानिस्तान के बारे में हमारे यहाँ बहुत एक मैं कहूँगा अफसानवी किस्म की भी तासुरात पाए जाते हैं हमारी सोसाइटी में। एक इनविंसिबिलिटी वाला एक एलिमेंट जो है, उनकी तहजीब, उनकी तारीख, उनकी जो रवाज है, जो उनकी सोसाइटी की स्ट्रेंथ्स हैं, उसको ज़हन में रखते हुए वो ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स वाला आर्गूमेंट भी चलता है और एक इनविंसिबिलिटी वाला भी चलता है। हकीकत में जो भी तारीख को बड़े गहरे नजर से देखेगा, उनको पता चलेगा कि ना तो अफगानिस्तान के लोग इनविंसिबल हैं, ना पाकिस्तान के, ना दुनिया के किसी और मुल्क के। जो दवाम हासिल है वो एक ही ज़ात है, मुसलमान होते हुए हम सब लोगों को पता है, और जो फाइनली शिकस्त और वो उसका फतेह का एक इख्तियार है, वो भी खुदा ताला के पास है। जी। जिस तरह हर सोसाइटी की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स हैं, इसी तरह अफगानियों की भी हैं। जी।
افغانستان نے جو بھی اچیومنٹس کی ہیں، چاہے وہ اس وار آن ٹیرر میں کی ہیں، چاہے سوویت کے خلاف جہاد میں کی ہیں، یا اس سے پہلے میں کہوں گا ایون جو اینگلو افغان وارز تھی ان میں بھی، انہوں نے جو کچھ بھی کیا سب کچھ اپنے تئیں خود اپنے پہ انحصار کر کے نہیں کیا. بالکل پاکستان کی اس میں ہمیشہ شمولیت رہی کسی نہ کسی طرح سے، اور بھی ریجنل پلیئرز کی اس میں شمولیت رہی. تو ایک تو فل سکیل وار میں خدا نخواستہ اگر جانا پڑے تو وہ انوینسیبلٹی والا جو ان کا ایک امیج ہے وہ ویسے ہی شیٹر ہو جائے گا. میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے کہ پاکستان کے پاس ایسی صلاحیتیں موجود ہیں کہ انٹیلیجنس کی بڑی ایکوریٹ انفارمیشن پہ بیس کرتے ہوئے وہ مراکز جن کو بار بار 4 سال سے پاکستان فلیگ کر رہا ہے، ٹریننگ کے مراکز، سوسائڈز کے مراکز، ٹی ٹی پی کے BLA کے، ان کو پاکستان ٹارگٹ کر سکتا ہے اور کر کے بھی دکھایا ہے پاکستان. لیکن وہ جو پیشنس اب تک چل رہی ہے وہ اس لیے چل رہی ہے کہ شاید اور ریسورسز، کیونکہ اور بہت اہم ممالک بھی ابھی بیچ میں شامل ہیں جو پاکستان کے بہت اہم دوست ہیں، تو ایک دم سے پاکستان ساری اپنی صلاحیتیں استعمال کرنا نہیں چاہے گا جب تک وہ اہم ممالک ہمارے دوست جو ہیں وہ کچھ میڈیشن کی ٹرائی کر رہے ہیں. لیکن جب ضرورت پڑے گی تو مجھے یقین ہے کہ جو ریزالو، جو پولیٹیکل ول ابھی نظر آتی ہے، وہ اس کو جب یکسوئی پورے پاکستان کے طول و عرض میں تمام لوگوں سے اس کو جب اس ریزالو کو بیک کرے گی تو پریسیجن سٹرائکس کے ساتھ اس طرح کی جو اریٹنٹس ہیں ان کو پاکستان ریموو کر سکے گا. افغانستان کی لیڈرشپ کو چاہیے کہ وہ ضرور یہ دیکھیں، جو ان کو بہت ضرورت ہے دیکھنے کی، کہ وہ ٹی ٹی پی اور پاکستان میں سے جو چناؤ ایک کرنا چاہتے ہیں اس کا کاسٹ بینیفٹ انالیسس ضرور کر لیں کہ ٹی ٹی پی ان کو زیادہ فائدے پہنچائے گی ترقی کے لیے، امن کے لیے، افغانستان کی سٹیبلٹی کے لیے، افغانستان کی دنیا میں پرسیپشن بدلنے کے لیے. افغانستان کی ایک ریپوٹیشن ہے اس وقت دنیا میں، افغانستان کی گورنمنٹ کی ایک ریپوٹیشن، اور اس کو اور ان کو بدلنے کے لیے کون زیادہ اہم کردار ادا کر سکتا ہے، یہ ان کو سوچنا چاہیے اور اپنی میڈیم ٹو لانگ ٹرم پالیسی، ایون شارٹ ٹرم پالیسی کو بھی ریوزٹ کر کے کوئی ایسا حکمت عملی ان کو چننی چاہیے جس میں ان کا لانگ ٹرم فائدہ ہو ایک نیشن سٹیٹ کی حیثیت سے. رائٹ، بہت بہت لیفٹیننٹ ریٹائرڈ محمد سعید صاحب آج پروگرام کے لیے وقت نکالنے پہ اپنا انالیسس دینے کے لیے. دیٹس اے ریپ، یہ تھا آج کا پروگرام. آج سے انشاءاللہ ٹمورو 8 o'clock on GT. اللہ حافظ.